बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आज आपको बहुत सौ को जाके कवरेज करनी है प्रोटेस्ट की भी। हमारी मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेदारी डाली सिंध के हालात को देखने की और सिंध की सदारत संभालने की। मुबीन जतोई जो मेरे साथ खड़े हैं, यंग मुबीन जतोई, हमने इनको सिंध का GS मुकर्रर किया। और बाकी जो पूरी प्रोविंशियल एडवाइजरी काउंसिल है, जिसमें माशाल्लाह बहुत सीनियर लोग हैं जिनसे हमें सीखने मिलेगा। अरबाब साहब भी हैं, अपोजिशन लीडर अलीम साहब भी हैं, भुट्टो साहब भी हैं, फेडरल मिनिस्टर साहब भी हैं, अल्लाह बख्श उन्नत साहब भी हैं, खुर्रम को आप सब जानते हैं, अरसलान को भी आप जानते हैं, लाल माली साहब भी हैं, सेनेटर अब्रो साहब भी हैं, ताहिर शाह साहब भी हैं। ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा था उन्होंने भी। और ऑफ कोर्स सैफ आपको बड़ी मुबारक हो आप GS कराची बनने पे। देखें जी, मैं छोटा सा रखूँगा। एक तो मैं बात करूँगा कि जो बल्दियाती ये जो ब्लैक लॉ, काला कानून जो ये लेके आए हैं, जिसको ना कभी असेंबली में डिबेट हुआ, ना इसके ऊपर कभी कोई कमेटी में डिस्कशन हुई, बल्कि मुझे कमेटी में भी बात करने दें। देखें, ये हमें जमहूरियत का सबक 18वीं तरमीम के साथ सिखाते आए। बिलाल एक मिनट चुप हो जाओ यार प्लीज़। सिखाते आए जमहूरियत का सबक कि 18वीं तरमीम और ये और वो सारा कुछ। मैं ज़रा ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि 3.5 साल हो गए, 3.5 साल में हमने नेशनल असेंबली की कितनी और सेनेट में कितनी कमिटीज़ उनको दी, कितनी कमेटियों के ये चेयर हैं, कितनी कमेटी के ये मेंबर हैं। वो खुद बिलावल जरदारी ह्यूमन राइट्स कमेटी को चेयर करता है। और 3.5 साल, इन्हीं 3.5 साल में सिंध असेंबली में किसी भी ऑपोजिशन के मेंबर को, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, चाहे MQM का हो, चाहे GDA का हो, ऑपोजिशन के किसी मेंबर को किसी एक कमेटी में भी इन्होंने नहीं रखा। चेयरमैनशिप को छोड़ें, ये बात करते हैं वो क्या था, वो जो साइन किया था उन्होंने, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, मुझे ज़रा बताएं, उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि ऑपोजिशन लीडर जो भी होगा उसके वो PSC का हेड होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। तो क्या सिंध में इन्होंने ये काम कर दिया? पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब या ऑपोजिशन लीडर थे, और आप हलीम शेख साहब हैं, क्या ये PSC को हेड कर रहे हैं? सो ये कभी भी इनसे बड़ा जमहूरियत का डाकू है ही नहीं पाकिस्तान में। इससे बड़े मुनाफिक ही कोई नहीं है। PSC में मेंबर भी नहीं है कोई, मेंबर किसी भी कमेटी में नहीं है। और वहां पे आके हमें खड़े होके, जिनकी GITO में नाम है उज़ैर बलोच के साथ कि उन्होंने कत्ल करवाए, लो जनाब, वो हमें बजट के ऊपर तकरीर करके तो हमें IMF की समझा रहे हैं और हमें इकॉनमी चलाना सिखा रहे हैं। ये इससे बड़ी मुनाफिकत मैंने नहीं देखी। उसके बाद फिर ये लेके आएगा काला कानून, जिसकी हम सब ने बात की आज, जिसके खिलाफ हम आज एहतजाज भी कर रहे हैं सारी जमातें मिलकर। देखें ये होगा क्या, मैं कराची के नहीं बल्कि पूरे सिंध के सारे शहरियों से मुखातिब हूँ। ये आपके बेसिक हकूक भी चोरी कर जाएंगे। इसमें जो ये बनी थी कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, जिसमें असद उमर साहब हैं और अमीनुल हक साहब हैं और मैं हूँ, और इनके भी CM साहब भी हैं और इनके 2 वज़रा भी हैं, और भी लोग बैठते हैं। उसमें इन्होंने वादा किया है, आपको याद होगा, एक मैं दफ़ा नाराज़ होकर चला गया CM हाउस से, बड़ी खबर बनी कि जी मैं चला गया। उसके बाद से मैं नहीं गया कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की किसी मीटिंग में। उसकी वजह यह है कि ये तो इतना सफ़ेद झूठ बोलते हैं, ये वादा करके मुकर जाते हैं। इन्होंने क्या वादा किया था? इन्होंने वादा ये किया था कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं, ये पहले जैसे डिवॉल्व थी वैसे होंगी। माने कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं होगी, हर डिवीजन की एक बनाएंगे। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाएंगे, लाड़काना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाएंगे, मीरपुर खास की, हैदराबाद की, हाँ, सक्कर की, नवाबशाह की, ये 6 हर जगह की अलग बनाएंगे। इन्होंने वादा किया था कि जो कचरा उठाने का काम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको भी डिवॉल्व करेंगे। ये उन्होंने कहा हम 1 हफ्ते में कर देंगे, हमें तो
जरूरत ही नहीं है ऐसा। तो मैंने जब उनसे पूछा था सितंबर ऑफ 2020 में, उन्होंने कहा जी सीएम साहब ने कि हम 1 मिनट में कर देंगे, 1 हफ्ते में, लॉग इन या ऑर्डिनेंस के थ्रू या जो कर देंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। वो आज तक तो उन्होंने किया नहीं। ऊपर से ये लेके आ गए ब्लैक लॉ, काला कानून लोकल बॉडीज का, जिसमें सारे के सारे इख्तियार उन्होंने, बात करते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर 18th अमेंडमेंट के बाद, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार सारे सीएम साहब ने अपने हाथ में रख लिए। वो इसकी वजह यह है कि सीएम साहब एक बहुत बड़ी माफिया, सियासी जमात नहीं, एक बड़ी माफिया जिसका गॉडफादर आसिफ जरदारी है, ये उसके अकाउंटेंट है। कोई इस शहर में जिसने आवाज उठाई वो फारिग हो गया। माने कि जो शख्स 5 साल इक्तदार में फेडरल हुकूमत में रह के और 14 साल सूबे में इक्तदार में रह के, अब जब फेडरल हुकूमत सारे इदारे आपके मातहत, तो आप उस वक्त इस कौम की बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का आप नाम नहीं ले सके। आप अपने उसके भाई को जब आपकी हुकूमत ने मर्डर बता उसका आप बता सके। उनका जो वो क्या नाम था, खालिद शहनशाह जो भी नाम था, उसका मर्डर उसका वाले नहीं पकड़ सके। और सोने पे सुहागा ये है कि जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया उस दिन मैं तो कई साल से देख रहा हूँ, पूछता भी हूँ कि जी उस दिन कोई कुरान खानी हो, फातिहा हो, कोई मजलिस हो, कोई सोग हो, वहाँ नाच गाना हो रहा है। वहाँ पता नहीं कोई वो गाने लगा लगा के सारे सिंध से लोगों को इकट्ठा करके बेचारे वो ज़बरदस्ती उनको बोलते हैं वहाँ आ जाओ, फिर ऊपर नाच गाना होता है। ये किसकी बरसी पे हुआ है? किसने अपनी माँ की बरसी पे नाच गाना किया है, या किसने अपनी बीवी की बरसी पे नाच गाना किया है? मुझे तारीख में तो बताओ, कभी किसी को देखा है? लेक्चर दे रहा है खड़ा होके वहाँ पे हमें जमहूरियत के। तुम पहले इंसानियत तो सीख लो, बाद में जमहूरियत सीखोगे। दूसरा जो मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, जो मैं कल से आपको कह रहा था, जिसके लिए हमने पूरी मुशावरती काउंसिल बुलाई है, पहली मुशावरती काउंसिल थी, और जैसे मैंने कहा मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब जगह से लोग आए, और जो नहीं आए इंशाल्लाह वो भी अगली दफ़ा में आपको यहाँ नज़र आएंगे, और क्योंकि इसकी ये भी तादाद भी बढ़ेगी। वो फरमाते हैं, वो ये एक मुहावरा बचपने में सुनते थे ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, वो फरमाते हैं बेबी जरदारी साहब कि मैं 27 तारीख को कराची से मार्च करूंगा लाड़काना, कहाँ? इस्लामाबाद तक। कराची तकरीर फरमा रहे हैं नेशनल असेंबली पे बजट की, और ख़त्म इस पे क्या कर रहे हैं, मैं कराची से मार्च करूंगा इस्लामाबाद। तो मैं आज ऐलान कर रहा हूं बेबी जरदारी, 27 तारीख को मैं गोटकी से मार्च कर रहा हूं कराची तक। मैं अब गोटकी से पूरी पार्टी मेरी मुनज़्ज़म, पूरे सिंध के लोग मैं लेके आ रहा हूं कराची, क्योंकि जो तुमने और तुम्हारी हुकूमत ने और तुम्हारे वालिद साहब ने और तुम्हारे अकाउंटेंट सीएम ने और बाकी तुम्हारे जो 4-5 वज़रा हैं, जो तुमने हाल किया हमारे सूबे का, ना तुम पानी ला के दे सके, वो फेडरल गवर्नमेंट K4 करे, ना तुम बस चला सके। मैं को 50 आपको टीवी इंटरव्यू आपके चैनल्स पे चलता रहे कि जी बस देर हो गई, 50 बसें आ रही हैं, 500 बसें आ रही है, 4 बसें आ रही है, 10,000 आ रही हैं, पता नहीं कौन सी बसें हैं वो, पता नहीं कहाँ बन रही है मरीख पे। हाँ, नाले तुमसे साफ नहीं हुए, कचरा तुमसे उठाया नहीं गया, वैक्सीन तुमने, वो मेरे मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के इदारों ने 6 लाख वैक्सीन लगाई हैं कराची के शहर के अंदर, और जो जहाज आता है उस पर भी लगाते हैं। तुमने कितनी वैक्सीन लगाई? और आके तुम, अच्छा जी, वो तुम वो नहीं कर सके, बस तुम चला नहीं सके, एक KCR तुम ठीक नहीं कर सके, हर चीज तुमने तबाह की। यहां 1,84,000, देखें मैं आपको बताऊं फिगर, 3 लाख कुत्तों की बाइट हुई पूरे मुल्क में, गिलगे से लेके कराची तक। उसमें से तकरीबन 1,85,000 सिंध में कुत्तों ने काटा लोगों को। यहाँ पे हाल ये कि बड़े से बड़ा आदमी खुदा ना खास्ता अगर किसी को कुत्ता काट ले तो वो वैक्सीन ढूंढता फिर रहा है। हाँ, ये कोविड की क्या देंगे तो कुत्ते की काटने की नहीं दे सके। ये इनका अपना लाड़काना जहाँ पे ये बादशाहियत करते आए हैं। मुझे ज़रा बताएं कि वहाँ HIV पॉजिटिव किधर पहुँच गई है? ये मुझे समझ में नहीं आती। एड्स कहाँ पहुँच गई मुझे तो इसकी समझ में नहीं आती है। कौन से लोग हैं, माने आप एक्सेप्ट करने के बजाय जो असेंबली के अंदर वो ऐसे लगता है गाड़ी के वो जो
जो किसी गाड़ी के वो ट्रक की में जब वो, या बल्कि ट्रक तो है भी नहीं, वो छोटी गाड़ी के जब वो ब्रेक पैड नहीं खराब हो जाते, तो वो जब ब्रेक लगा तो ची ची आवाज़ आती है, कान में लगती है। वो तकरीर करता है बिलावल, मुझे ऐसी लगता है मैं तो बाहर चला जाता हूँ, मैं तो बैठ के सुन भी नहीं सकता, इतना वो इरिटेशन है। थर में बचे, किया है तुमने? वो तो प्राइवेट कंपनी आके कर गई, तुमने क्या किया है? माने गवर्नेंस मॉडल तुम एक चीज नहीं ठीक कर सके, यू हैव नथिंग। स्कूल फर्नीचर खरीद रहे हैं 302% महंगा, और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं तो उस वक्त मिनिस्टर ही नहीं था, वो ये मिनिस्टर थे, वो कह रहे हैं मैं तो था ही नहीं, ये थे। वो कह रही थी मैंने तो किया नहीं, ये इन्होंने किया। वो जो शर्जील मेमन की, जिसने शहद की बोतलें, चीफ जस्टिस साहब ने पकड़ा था जो बोतल, जिसने शहद की बोतल निकाल बना दिया, उसको भी प्रमोशन दे दी। माने इस सूबे का हाल ये है कि आप जितना बड़ा क्राइम करेंगे उतनी आपकी ये सरकार, जो सिंध सरकार आपकी माफिया, आसिफजारी माफिया आपकी कदर करेगी इस तरह। और मैं आपको आखिर बात में कर देता हूँ, देखें कोई भी ये शख्स इस पूरे मुल्क में, कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी खित्ते से भी ताल्लुक़ रखता हो, सारों को पता है कि कराची यहाँ का पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, इंडस्ट्रियल जोन भी कराची है, पोर्ट्स भी कराची में है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, और किसी से भी आप, कराची को अगर आपने वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनाया, ठीक नहीं किया, ये पाकिस्तान की, चाहे कोई भी इधर आ जाए, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं, पाइप ड्रीम के रह जाएगा, ये नहीं हो सकता। और कराची को ठीक करने के लिए आपको पूरे सिंध की इंतजामिया ठीक करनी होगी, क्योंकि कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। तो जब आप सिंध की इंतजामिया को देखते हैं ऊपर, तो आपको वहाँ बेबी जरदारी और अकाउंटेंट्स और नज़र आते हैं, और एक गॉडफादर नज़र आते हैं जो बिल्कुल गॉडफादर की तरह हो गए। तो अहम ऐलान ये, 27 फरवरी तहरीक इंसाफ गोटकी से इंशाअल्लाह कराची मार्च कर रही है, और जो जुल्म और सितम तुमने किया है सिंध में, वो पूरी सिंध की अवाम, पूरी सिंधी कौम, पूरे सिंध के लोग सब हमारे साथ निकलेंगे इंशाअल्लाह। बिलावल नाम ले लें, वरना अपनी बेटियों का नाम ले लें। बिलावल नाम है? हाँ, बिलावल भुट्टो। बेबी जरदारी नहीं है, बिलावल जरदारी, बेबी बेशक कह दे, बेबी बिलावल जरदारी, बेबी बिलावल बोल। आपको दी गई है, और ऐसा हसास सुबह जिससे आपका सियासी मुकाबला शुरू के दिन से अब तक जो है वो जारी है, आप क्या मैसेज आवाम के पास लेकर जाएंगे? सिंध के लोगों के पास घरों में गैस नहीं है, 350 अरब रुपए का मिनी बजट कल आप आवाम को तोहफा दे चुके हैं, खाद नहीं मिल रही, किसान बेचारे मारे फिर रहे हैं, पानी का मसला अलग रहता है। तो सिंध में आप किस तरह कामयाबी हासिल करेंगे? आप अपनी तंजीम को कैसे महफूज बनाएंगे? क्या कुछ है आपके पास कारकर्दगी जो आवाम के पास लेकर जाएंगे? मैं पहले सवाल का, बाय द वे अच्छा सवाल है। देखिए, मैं इसी सवाल से एक और सवाल निकाल के उसका भी जवाब देता हूँ। जो असल में मकसद आपका है, वो आप बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, माने महंगाई की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है ना, तो वो महंगाई है। लोग कहते थे महंगाई बढ़ गई है, और उसमें ख़ास तौर पे किसकी महंगाई? फूड इन्फ्लेशन, माने खाने पीने की अशियाओं में महंगाई। वो मेरी गाड़ी में फ़ाइल पड़ी है, अगर कोई ला दे मैं आपको बता दूंगा कि इनके ज़माने में फूड इन्फ्लेशन क्या हुई थी और हमारे ज़माने में क्या हुई थी। लेकिन आज भी जो हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि फूड इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है। वीट, गंदों पे बात कर लेते हैं ना, गंदों पे। अब आप जरा समझें कि ये, मैं बताऊं क्या कहता हूं, मैं इनको कहता हूं एंटी स्टेट पार्टी। ये मुल्क के खिलाफ ये जमात है। मुझे आप ये बताएं, पिछले साल, और अभी नायब के चीफ का बयान भी आ गया, वो क्या कह रहे हैं? 14 अरब रुपए की गंदुम चूहे खा गए, और वो 2 टांगों वाले चूहे हैं यहाँ पे। वो 14 अरब रुपए की गंदुम चूहे खा गए। और फिर देखें, गंदुम के प्रोड्यूसर है पंजाब, गंदुम का प्रोड्यूसर है पंजाब और सिंध। सिंध के अंदर वो अपने गोदाउन है। अब सिंध के गोदाउन में पता नहीं किस साइज के चूहे हैं, जो कि नैब के चेयरमैन के मुताबिक 14-15 अरब रुपए रिकवर किए हैं उन्होंने, वो जो गंदुम खा गए थे। मैं आपको अब बताता हूं, अभी 2 मिलियन टन गंदुम इंपोर्ट करी फेडरल गवर्नमेंट प्राइस को स्टेबल करने के लिए। चले, आज की तारीख में
$350 पर टन गंदम की वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। 2 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हो गया? $700 मिलियन। ये पाकिस्तान की आवाम के पैसे से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो किसी की जेब तो नहीं है, उसी से इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो लोकल ग्रोथ हुई है गंदम की, उसमें से 1.6 मिलियन गंदम का हिसाब नहीं मिल रहा। 1.6 मिलियन टन, 1.6 मिलियन टन। इसकी जैसे $700 मिलियन की मंगा रहे हो 350 पे, तो इसकी वर्थ भी अगर 350 से लगा दो तो $560 मिलियन बनती है। तो ये गई किधर? यूरिया। वो अभी बदीन में एक वीडियो आई, वो इनके वो ऑफिस बेरर्स हैं, वो ट्रक रोक के तो अपनी गाड़ियों में यूरिया लोड। ये होर्डर्स हैं, ये होर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट से मिले हुए। यहाँ खुद नहीं करते तो इनके फ्रंट मैन है, ये होर्डिंग करते हैं। देखिए ये एक, मैं आपको बताऊं, एक सिंध की हुकूमत ने, क्योंकि कराची सिंध का सूबा है और फाइनेंशियल हब है, और सिंध के अंदर जितनी इन्फ्लेशन आई है ना दूसरे पाकिस्तान के हिस्सों में, मैं आपको गारंटी करके मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे बताया ना 560 मिलियन की गंदम अगर चोरी हो गई तो आपने तो मंगानी, आपने तो मंगाई है इतनी 700 की। ये जिम्मेदार हैं, ये गेम डालते हैं, ये यूरिया में भी ये चोरी कर रहे हैं, उसमें भी होर्डिंग कर रहे हैं। अभी मुझे किसी एक हमारे यहाँ पे एक 3-4 लोगों ने कहा कि सर हमें यूरिया नहीं मिल रहा, हमें तो वो फैक्ट्री कह रही है आप डीलर से कॉस्ट पे ले लें, वो आपको गारंटी कर रहे हैं। वो डीलर से कॉस्ट पे लेके अगर मेरे साथ का भी कोई आदमी होर्डिंग शुरू कर दे तो वो तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये, और मैं अगर इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं उसमें शामिल हूँ। ये तो प्रोटेक्ट करते हैं होर्डर्स को। इन्होंने खुद इन्वेस्ट किया है जरदारी में, इसमें यूरिया में। एक जी। इशू सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे डाकू राज है, लोग रोज कत्ल हो रहे हैं। इस पर आईजी के हवाले से आप लोगों को पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप क्या करने जा रहे हैं? और दूसरा ये है कि देखें, तासुर ये है कि जब पीपल्स पार्टी ने आपके खिलाफ निकलने का ऐलान किया तो आपने ऐलान किया, आपको लोगों के मसाइल से शायद सरोकार नहीं था। और क्या इसका इख्तिताम सीएम हाउस पे एक तवील धरने की सूरत में मिलेगा जो जमात इस्लामी सिंध असेंबली में देकर बैठी है, या फिर एहतजाज होगा और ख़त्म हो जाएगा? देखें फैज़, हम हैं गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, और हमारा काम होता है कि मिल के ऑपोजिशन को भी साथ मिला के अपने जो अवाम के जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस किया जाए। ये को पहली दफ़ा हमने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। पहले वो आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, मौलाना आ रहा है, जा रहा है, वो ये लगे रहे। उसके बाद ये पीडीएम ने जलसे निकाले, भागे फूगे, जलसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो जलसे लॉन्ग मार्च करेंगे। इन द मीन टाइम अपनी ये दिखा नहीं रहे, इस्तीफे दे लो। हाँ थैंक यू सईद, इस्तीफे लेके आए थे, इस्तीफे देंगे, इस्तीफे शक्ल देखी है इन्होंने, इस्तीफे देंगे। तो अब हमने क्या फैसला किया, क्योंकि ये जो हमारे साथ कर पूरे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अगर ये इन्होंने ऑपोजिशन, तो हम ही ऑपोजिशन पार्टी है ना फिर सिंध में। अब हमें बताएंगे कि ऑपोजिशन हमने तो फेडरल गवर्नमेंट की जमात और जो पंजाब हुकूमत में बैठी हुई थी उसके खिलाफ ऑपोजिशन की थी, जब हम एमएनए भी नहीं थे, अनइलेक्टेड थे। तो ये अभी हमारे साथ करेंगे ऑपोजिशन। अब हम उनको बताएंगे, ये धमकियां देते हैं, इनको हम करके दिखाएंगे कि ऑपोजिशन है क्या और कहाँ जाएंगे। फैज ये मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने जिक्र किया नूर आलम खान ने मुतालबा किया है कि जो कौमी असेंबली में फ्रंट सीटों पर बैठे हैं उनका नाम ईसीएल में डाला जाए। दूसरा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में ऑर्डिनेंस के जरिए से बल्दियाती कानून लाया गया। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, क्या उस्मान बुज़दार सरकार के खिलाफ भी कोई एहतजाज का प्रोग्राम है? नूर आलम खान ने, वो हमारे पार्टी के नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी, मैं इसको, हमारी पार्टी की ये खूबसूरती भी है। देखें, वो किसी ने मेरे ऊपर अगर क्रिटिसाइज़ करना है, मैं अपनी ज़ात की बात कर लेता हूँ, किसी ने किया करें, मैं कभी भी जाके, आज तक कभी भी जाके नहीं देखता कि मैं उनके खिलाफ टीवी पे बयान दूं, या मेरी कोई ट्वीट भी उनके खिलाफ नहीं है जब तक वो जमात में है। अभी भी कुछ था, हमारे दोस्त हैं वो बड़े गुस्से में थे किसी बात पे, अभी उन्होंने खुद ही तस्वीरें ट्वीट की हैं, मैं उनसे गले मिल रहा हूँ। देखिए सियासी आदमी का काम क्या होता है, पहले सियासी आदमी का काम होता है एडिशन, इकट्ठा करना, लोगों को जोड़ना। हमारी जमात में लोग हैं, अगर किसी के इख्तिलाफात हैं हम उनको जोड़ेंगे, आपस में मिलाएंगे, उनके इख्तिलाफात दूर करेंगे, बशर्त है कि उन्होंने कोई कौम की साथ खजाने में चोरी ना की। अगर नूर आलम खान साहब ने ये कहा है असेंबली के फ्लोर पे, मैंने नहीं सुना, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा, मतलब मैंने अपनी कानों से नहीं सुना।
तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर को जाके कहते हैं, बाकी इदारे हैं वहाँ जाके कहते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी करने फिर हमने निकलना है। पंजाब में ऑर्डिनेंस के जरिए से बल्दियाती कानून लाया गया। इश्तिहारात भी चलवा रही है टीवी पे कि सड़कें बना दी कराची में, तरक्की के जो है उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम मुकम्मल किए, उस पे क्या कहेंगे? अगर इश्तिहार की जगह वो पैसे खर्च कर देते असल काम में, तो शायद इश्तिहार चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी जी केपी में इंतखाबात हुए बल्दियात के, उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन है, तो जो महंगाई है सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, तो क्या वो रिपीट नहीं होगी? अच्छा देखिए, मैं आप बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की केपी के वाली। मुझे ज़रा ये बताएं, 2-3 सवाल निकलते हैं। ये भी तहरीक इंसाफ है जो हर चीज़ दफ़ा नया ट्रेडिशन लेके आती है इमरान खान साहब की क़यादत में, तो ये भी इमरान खान साहब की क़यादत है जो कि साफ़ और शफाक इलेक्शन कराती है। बिकॉज वहाँ किसी ने नहीं शोर किया कि इलेक्शन ख़राब है, सिवाय हमारे खुद के लोगों ने कहा कि जिगर पड़ रही है। हमने, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सूबे की हुकूमत के अंदर होती है। जो शोर कर रहे हैं उनसे पूछे तुम कितना जीत गए। मैंने ये इतना इन्होंने आसमान में हंगामा टीवी पे खड़ा किया नून लीग और पीपीपी ने, ये खुद इनका क्या रिजल्ट है केपी के में। हमारा तो फिर अभी आधा इलेक्शन में 17 और 15 के ऊपर है ना, हम 17 शायद उनकी हैं एफ की और 15 हमारी हैं। अभी बाकी इलेक्शन बाकी है, ठीक है, हमें कुछ करेक्शन करना पड़ा, हम करेक्शन कर लेंगे। इन्होंने खुद, ये तो खुद तो जीते कोई नहीं है और आगे तकरीर करें, रिजल्ट आ गया। अब तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, अपना रिजल्ट तो ठीक कर लो, बाद में हमारे पास आना। लास्ट सर, फिर आपको भी जाना है, मैंने भी जाना है। 1.5 घंटा इंतजार नहीं किया, पूरा आपने 30 मिनट इंतजार किया। भाई बात ये सवाल ये है कि आप तो वफाक में बैठे हो, वफाक का काम तो है सबको जोड़ना, और आपने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी आती है इस्लामाबाद की तरफ तो हम वोट किसे कराते हैं, क्या सीएम उस पर आकर बैठेंगे या असेंबली के बाहर आकर बैठेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी तरफ से भी ऑप्शन है कि हम गवर्नर हाउस पे बैठेंगे, तो ये टेम्परेचर तो फिर बढ़ेगा, पारा तो हाई होगा, कम तो नहीं हुआ। मैं आपसे ये फरमा रहा हूँ कि हमने शायद आपने सुना नहीं मेरे भाई, मैंने शुरू में कहा कि हमने तो कमेटियाँ सारी इनको दी हुई हैं। इन्होंने तो आपको कमेटी नहीं दी कोई, इनको एक कमेटी का मेंबर भी नहीं दिया। तो हम तो मशावरत नहीं कर रहे थे, हमने तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन शेयर करता है? ऑपोजिशन लीडर। ह्यूमन राइट्स कौन शेयर करता है? बिलावल। मेरी अपनी कमेटी दोस्त है मेरा बड़ा सांबर मक्सी, मेरी टाइम की, वो पीपल्स पार्टी से इलेक्ट हो गया है, वो चेयर करते हैं। वो कादिर पटेल भी उस कमेटी में है। मैंने तो कहा ठीक है करो ऑपोजिशन, हम कमेटियों में जवाब देंगे, ये जमहूरियत है, आई एम आंसरेबल। इन्होंने क्या किया, कौन सा जमहूरियत? तो जब ये नहीं करना चाहते तो फिर अब हमको ये थोड़ा प्रेशर पॉलिटिकल डालना पड़ेगा, और हम डालेंगे। कहाँ जाएंगे उसका ऐलान मैं अभी नहीं कर रहा। सर आपकी मिनिस्ट्री से मुताल्लिक सवाल है, सिर्फ ये बता दें कि RLNG के जो वेसल्स हैं वो कब तक आ जाएंगे, क्योंकि इतलात ये है कि 3 वेसल्स आने थे, इसकी वजह से गैस का जो प्लान है वो खत्म होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। सर देखें, ये मेरी मिनिस्ट्री से मुताल्लिक सवाल ही नहीं है। मेरी मिनिस्ट्री सिर्फ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। वेसल LNG खरीदना या पेट्रोलियम खरीदना या कोयला खरीदना या फर्नेस ऑयल खरीदना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का काम है। वो एक्विजिशन करते हैं, वो प्लान बनाते हैं। डेटा इस मुल्क में बिजली का और हाइड्रोकार्बन का उनके पास है, तो वो उनका। मेरा काम है कि जब जहाज आए तो लॉजिस्टिक्स से मैं लगवा दूं। लेकिन ये जो दो, एक कंपनी ने जो दो, ये मैं ज़रूर कहूँगा, और ये मैंने अहमद भाई को भी कहा है, जिसने ये कैंसिल किए हैं ना कॉन्ट्रैक्ट्स, और जिस भी कंपनी ने जो 2 बीच में किए थे, जो हमाद ने बताया 2-3, इनके ऊपर ना पूरी कानूनी कार्रवाई करे। बिकॉज उन्होंने फोर्स मेजोर का क्लॉज किया है। ये फोर्स मेजोर नहीं है, ये बिजनेस इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? मैं एक घर आप रेंट करते हैं 10 साल के लिए, आप कहते हैं मैं 5 लाख रुपए महीना दूंगा, हाँ, तो अगर 5 साल के बाद उस घर की वैल्यू बाजू वाला 25 लाख महीने में आ जाए, आपको निकाल नहीं सकता। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिससे किया था वो डिलीवर नहीं कर सका, क्या उसका जहाज डूब गया या जहाज में आग लग गई? नहीं हुआ। अगर बिजनेस इंटरेस्ट पे फैसला किया, उसको उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू जी। केपी ने थैंक यू साईं।